हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर यानी द्वितीय पेपर के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है दहेज की विवेचना कीजिए। यानी कि दहेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, जैसे दहेज के कौन से कारण हैं, क्या इसके दुष्परिणाम है और क्या इसे रोकने के कोई उपाय हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, या दहेज को परिभाषित करते हैं, दहेज को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को वहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दहेज से रिलेटेड वो सारी बातें आती हैं जो कि एक दहेज के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि दहेज के अंतर्गत हम क्या यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदू विवाह से संबंधित समस्याओं में दहेज प्रथा एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। यह वर्तमान में गंभीर रूप धारण करती जा रही है। वर्तमान में यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि दहेज के कारण स्त्रियों को जला देने, आत्महत्या, गला घोट देने आदि के समाचार आए दिन आते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हिंदू विवाह से जो संबंधित समस्याएं हैं, हिंदू विवाह में जो समस्याएं होती हैं, जैसे बाल विवाह समस्या हो गया और अलग अलग समस्याएं, उनसे ही ये जो दहेज की समस्या है वो बहुत ही खतरनाक समस्या है, बहुत ही गंभीर रूप धारण करती जा रही है। और इसमें जो है दहेज के कारण कई स्त्रियों को जला दिया जाता है क्योंकि उन्होंने दहेज नहीं लाया होता है, और कई स्त्रियां अपने आप आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि उनके दहेज के कारण बहुत सारा प्रताड़ना झेलना पड़ता है, और कुछ लोगों तो गला घोट के ही मार दिया जाता है। अब तो थोड़ा सही भी हो गया, लेकिन पहले के जमाने में ये काफी ज्यादा होता था। इस मत में वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार देखते हैं क्या परिभाषा है इसकी। दहेज वह धन, वस्तु अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री विवाह के समय पति के लिए लाती है। तो वेबस्टर शब्दकोश ने इसे इस प्रकार से दहेज को परिभाषित किया है। अगला देखते हैं फेयर चाइल्ड के अनुसार। फेयर चाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन, वस्तु अथवा संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। तो यह है दहेज के दो परिभाषा जो कि वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार और फेयर चाइल्ड के अनुसार दिए गए हैं। अब चलिए देखते हैं दहेज प्रथा के कारण, यानी कि दहेज किस प्रकार से होता है और इसके कारण क्या है। दहेज के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित विवेचन के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें से पहला है विवाह की अनिवार्यता। विवाह की अनिवार्यता यानी कि हिंदू समाज में विवाह की अनिवार्यता से दहेज को बढ़ावा मिलता है। किस प्रकार से? हिंदू समाज में विवाह को अनिवार्य संस्कार के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसे एकमात्र संस्कार कहा जाता है। कन्या विवाह को अनिवार्य माना गया है, इसलिए उनका विवाह करना जरूरी होता है। तो विवाह की अनिवार्यता जो है दहेज के लिए एकदम बढ़ावा देने का काम करती है, क्योंकि हिंदू विवाह में जो है माना जाता है कि स्त्रियां यानी कि लड़कियों का विवाह करना जरूरी है, यानी कि लड़कियों को बिना विवाह करने कुंवारा नहीं रखा जा सकता, उन्हें शादी करनी होती है। इस वजह से जब लोगों को वर खोजने की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही यहाँ पे इंडिया में अगर देखा जाए तो 1000 पुरुष पे लगभग 950 स्त्रियां हैं। तो वहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जब योग्य पुरुषों को खोजा जाता है तो वहाँ पे योग्य पुरुष नहीं मिलते हैं स्त्रियों के लिए। तो वहाँ पे दहेज की मांग की जाती है और दहेज देते हैं तो दहेज को बढ़ावा मिलता है। अगला देखते हैं अंतर्विवाह का नियम। अंतर्विवाह के नियम के कारण किसी भी कन्या का विवाह उसी जाति अथवा उपजाति के पुरुष के साथ होना आवश्यक है। इसी कारण विवाह का क्षेत्र सीमित हो गया। योग्य वरों की कम संख्या ने दहेज को बढ़ावा दिया है। अंतर्विवाह, अंतरजातीय विवाह यानी कि जो उसी जाति में विवाह होगी। जैसे कि भारत में ये एक प्रथा है कि एक विशेष जात की उसी विशेष जात में शादी होती है। जैसे कोई लड़का है तो वो जिस जात का है उसी जात की लड़की के साथ उसकी शादी होगी। वैसे ही लड़की को इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस जात में अगर योग्य लड़के नहीं होते हैं तो वो उन लोगों से शादी नहीं कर पाती, और अगर योग्य लड़के मिलते भी हैं तो ज्यादा दहेज मांगते हैं, जिसकी वजह से दहेज को जो है बढ़ावा मिलता है। अगला देखते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार से दहेज को जो है बढ़ावा देती है। आज दहेज तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का मानदंड बन गई है, जिसके कारण अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी दहेज लिया और दिया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा यानी कि सामाजिक मान सम्मान के लिए भी कुछ लोग दहेज देते हैं, जैसे दिखावे के लिए। कुछ लोग सोचते हैं जितना दहेज देंगे वो उतना ही उनका नाम होगा, पहचान होगा, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम जितना दहेज लेंगे उतना धन होगा हमारे पास। तो एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, दहेज को बढ़ावा देती है। आगे देखते हैं महंगी शिक्षा प्रणाली। महंगी शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से दहेज को बढ़ावा देती है। माता पिता अपने बच्चों पर काफी पैसा खर्च करते हैं, यह भी एक कारण है कि फिर माता पिता विवाह द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करते हैं, फलस्वरूप यह दहेज प्रथा में तब्दील हो जाती है। जैसे कि अगर कोई लड़का है, उसे उसके माता पिता ने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाकर कोई नौकरी दिला दी है, या
कुछ अच्छा बिजनेस करने लगा है, तो उसके माता पिता जो होते हैं उस पैसे को निकालने के फिराक में रहते हैं और लड़की वालों से उतना दहेज मांगते हैं जिससे कि जितना पैसा उन्होंने अपने लड़के को किसी अच्छे बिजनेस में लगाने में या फिर कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ाने में खर्च किया हो। इस प्रकार से लोग दहेज देते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है पैसा लगा के पढ़ता है तो वो योग्य हो जाता है, इस वजह से वो लोग पैसा देते हैं क्योंकि उन्हें योग्य वरों की तलाश होती है। अगला देखते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किस प्रकार से दहेज को बढ़ावा देता है। अनुलोम विवाह प्रथा के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने से उच्च कुलों के लड़कों से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है, इसी कारण दहेज प्रथा का प्रचलन जारी है। उच्च कुलों के जो लड़के हैं वो ज्यादा दहेज मांगते हैं, जिससे कि लड़की के घर वालों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी लड़की का विवाह उच्च कुल में यानी उच्च घराने में हो, और वो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा दहेज देने के लिए राजी हो जाते हैं, जो कि एक दहेज को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अगला देखते हैं कुरूपता का कारण। कुरूपता का कारण अनेक कन्याओं का विवाह होना कठिन हो जाता है। जो माता पिता अधिक संपन्न होते हैं दहेज देकर उनका विवाह कर देते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में दहेज प्रथा को प्रोत्साहन मिल रहा है। दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं वो कुछ लोग कुरूप होती हैं, यानी कि उनके सूरत जो है अच्छे नहीं होते, लेकिन भारतीय समाज में ये एक कोरी कल्पना चलती है। लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि जिसको भी चाहिए उसे सुंदर स्त्री ही चाहिए, यानी कि सुंदर पत्नी चाहिए। तो जो कुरूप होती हैं यानी जिनका चेहरा उतना अच्छा नहीं होता है, उनको लिए ये कठिन हो जाता है वर खोजना। और जो लोग धनी होते हैं वो लोग अपनी लड़की की शादी किसी भी लड़के से कर देते हैं, जो कि उनकी लड़की अगर गड़बड़ भी है, अगर देखने में अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वो ज्यादा दहेज देकर उसकी शादी कर लेते हैं। इसी वजह से जो गरीब वर्ग के भी लोग हैं, अगर उनके घर में कोई कुरूप लड़की है जिसका चेहरा उतना अच्छा नहीं है, उसको भी ज्यादा दहेज देना पड़ता है, और इसके फलस्वरूप जो है दहेज में बढ़ोतरी होती है, लोग दहेज देना चालू करते हैं। तो ये थे दहेज देने के कुछ कारण। अब देख लेते हैं दहेज प्रथा के जो दोष क्या है, यानी कि इससे दोष क्या होता है। वर्तमान में दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप सिद्ध हो रही है। दहेज प्रथा एवं प्रभावों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। बेमेल विवाह। पहला जो है दहेज प्रथा के दोष में जो बेमेल विवाह है। अधिक दहेज न दे पाने के कारण माता पिता अपनी कन्या का विवाह अवगुणी, वृद्ध, अपाहिज पुरुषों के साथ कर देते हैं। सामान्य रूप से ये बेमेल विवाह है। दोस्तों, ज्यादातर भारतीय समाज में देखा जाता है कि जो लड़की के पिता होते हैं, अगर उनके पास दहेज देने के पैसे नहीं है तो वो किसी ऐसे लड़के के साथ लड़की की शादी कर देते हैं जो कि अभी योग्य नहीं रहता है। तो इससे जो है बेमेल विवाह हो जाता है। जैसे कि वो अवगुणी यानी कि जिसके पास कोई गुण ना हो, वृद्ध यानी कि जो कुछ बूढ़ा हो चुका है, उसने एक आध दो पत्नियां छोड़ भी दी हो, और अपाहिज पुरुष यानी कि जिसका हाथ पांव सही से ठीक नहीं है, उसको अपनी एक जो लड़की है उसका हाथ पांव ठीक भी है, उसके साथ उसका विवाह कर देते हैं, जो कि एक बेमेल विवाह कहलाता है, यानी कि वो मेल नहीं खाता। अगला देखते हैं अपराधों में वृद्धि। दहेज प्रथा के कारण अपराधों में वृद्धि होती है। कभी कभी माता पिता को दुखी देखकर अविवाहित लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। दुखी पारिवारिक जीवन से मुक्त होने के लिए कई नवविवाहित स्त्रियां अपने जीवन का अंत कर लेती हैं, यानी कि अपराधों में वृद्धि होता है। लोग जो है लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं, जिसके कारण से जो माता पिता को अगर वो दुखी देखती हैं तो अविवाहित लड़कियां जो होती हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं, क्योंकि उनका विवाह जल्दी नहीं होता, इसलिए वो दुख होकर आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन जो नवविवाहित होती हैं, अगर वो दहेज लेकर अपने घरों के नहीं जाती हैं, कुछ लोग अगर लेकर जाते भी हैं तो कम लेकर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, घरेलू हिंसा होता है। लोग उनके घर वालों से ज्यादा दहेज मांगते हैं, लेकिन दहेज न देने की अवस्था में लड़की को जो है काफी ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से नवविवाहित स्त्रियां जो होती हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं, यानी कि अपने जीवन का अंत कर लेती हैं। अगला देखते हैं विवाह का व्यापारीकरण। विवाह का व्यापारीकरण किस प्रकार से दहेज का दोषी है, देखते हैं। दहेज प्रथा ने विवाह के पवित्र आदर्शों का व्यापारीकरण कर दिया। आज दहेज की आकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि लड़कों का मोल भाव किया जाता है। दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि लड़कों का मोल भाव किया जाता है। जैसे कि जब भी शादी लड़की के लिए देखी जाती है तो वहां पे लड़कों को जो है मोल भाव किया जाता है कि आपका लड़के को मैं इतना दहेज दूंगा तो आप मेरी लड़की से शादी करेंगे। तो लड़के के बच्चे के अगर उस दहेज को स्वीकार करते हैं, अगर उन्हें ये दाम अच्छा लगता है तो वो अपने लड़के की शादी करने की बात करते हैं, नहीं तो वो किसी और लड़की को तलाशते हैं जो कि ज्यादा दहेज दे। तो इस प्रकार से यह जो व्यापारीकरण हो गया, यानी कि इसको व्यापार का साधन बना लिया गया है। निम्न जीवन स्तर। अगला देखते हैं निम्न जीवन स्तर। दहेज के कारण अनेक परिवारों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। कन्याओं को दहेज देने के कारण अपनी आय का बड़ा हिस्सा माता पिता को खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, जब भी शादी होती है तो लड़की वालों के घर पे ज्यादा खर्च आता है। इसका कारण ज्यादातर यही होता है कि उन्हें दहेज में
दूल्हे को कुछ देना रहता है, यानी कि दहेज देना होता है, ढेर सारे पैसा देते हैं जो कि उनके आय का एक बड़ा हिस्सा होता है। अगर वो अपने आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं तब जो उनका जो जीवन स्तर है वो निम्न हो जाता है। तो ये जो है दहेज प्रथा का एक दोष है। अगला देखते हैं ऋणग्रस्तता, आत्महत्या, शिक्षा हत्या। यहाँ पे देखिए मध्यम वर्गीय परिवारों में कन्या के विवाह के लिए दहेज की रकम जुटाना कठिन होता है। इसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में ऋण लेना पड़ता है और परिवार ऋणग्रस्त हो जाते हैं। कभी व्यक्ति निंदा के भय से आत्महत्या कर लेता है तो कभी शिशु की हत्या भी की जाती है। तो दोस्तों ऋणग्रस्तता यानी कि ऋण से ग्रस्त हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर कर्ज लद जाता है, यानी कि वो कर्जदार हो जाते हैं। और आत्महत्या यानी कि कुछ लोग आत्महत्या कर देते हैं। और शिक्षा हत्या, दोस्तों यहाँ पे ये शिक्षा हत्या नहीं है, ये शिशु हत्या है। ये गलती से लिख दिया गया कि शिक्षा हत्या, तो इसको आप समझ लें कि ये शिशु हत्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋणग्रस्तता हो जाती है, यानी कि लोग कर्ज से लद जाते हैं क्योंकि लोग कर्जे लेकर लड़कियों की शादी करते हैं। और आत्महत्या होती है जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं दे पाते और उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है। और शिशु हत्या यानी कि कभी कभी तो शिशुओं को उनके गर्भ में ही मार दिया जाता है क्योंकि वो दहेज लेकर नहीं आई होती हैं। तो ये तो दोस्तों दहेज प्रथा के कुछ दोष। अब देख लेते हैं दहेज प्रथा के दूर करने के उपाय, यानी कि इसको समाप्त करने के कौन कौन से उपाय हम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं दहेज प्रथा की समाप्ति के उपाय। दहेज प्रथा के लिए कुछ प्रमुख उपायों का वर्णन इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, जिनमें से पहला है सरकार ने दहेज की समाप्ति के लिए कानून बनाया हुआ है। सरकार उसका कठोरता से पालन कराने के लिए प्रयत्नशील है। फिर भी कोई चोरी छिपे दहेज की बात करता है तो समाज के अन्य व्यक्तियों को चाहिए कि सरकार को इसकी सूचना दें। दोस्तों सरकार ने जो है दहेज को रोकने के लिए नियम बना दिए हैं, कानून बना दिए हैं, जिससे कि दहेज पे रोकथाम किया जा सके और दहेज न लिया जा सके न दिया जा सके। दोस्तों यहाँ पे फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे जो है दहेज लेते हैं और आज भी दहेज का प्रचलन चलता है, ये आप और हम सबको मालूम है। तो जो समाज के अन्य व्यक्ति हैं, अगर ये वो देख रहे हैं कि कहीं पे दहेज का लेन देन हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, सरकार को इसकी सूचना दे देनी चाहिए, जिससे कि वो दहेज की प्रथा को रोक लगा सके, समाप्त कर सके। अगला देखते हैं प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह में दहेज आड़े नहीं आता। दोस्तों प्रेम विवाह यानी कि लोग प्रेम विवाह जो करते हैं, लव मैरिज करते हैं, और अंतरजातीय विवाह यानी कि जो अपनी जात से बाहर लोग शादी करते हैं, यानी कि अलग अलग जात के लोग से शादी करते हैं। तब अगर वो प्रेम विवाह करते हैं तो भी दहेज जो है आड़े नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर प्रेम होता है और वो पैसे से अपने प्रेम को नहीं तौलते और अपने प्रेम को ही मानते हैं सब कुछ और दहेज नहीं लेते हैं। और अंतरजातीय विवाह जो है उसमें जो है लड़का लड़की अलग अलग जातियों में विवाह करते हैं, जिनमें अगर वो सुयोग्य होते हैं, यानी कि लड़का भी योग्य है और किसी भी जात का लड़की भी योग्य है, तो वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर अंतरजातीय विवाह होती है, यानी कि एक ही जाति में विवाह होती है, तो योग्य मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से अंतरजातीय और प्रेम विवाह जो है दहेज के आड़े नहीं आता और इससे दहेज प्रथा को रोक मिलती है। आगे देखते हैं दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में जनमत संग्रह कराना चाहिए और दहेज लेने देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। यानी कि जनमत संग्रह यानी कि लोगों को संग्रह करना चाहिए, उनसे बातचीत बनानी चाहिए और एक धारणा विकसित करनी चाहिए जिनमें कि जो लोग दहेज ले रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कि दहेज पे जो है वो रोक लग सके। अगला देखते हैं दहेज प्रथा को रोकने के लिए वर कन्या को स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन साथी का फैसला लेना चाहिए। यानी कि जो वर है और कन्या है, उन दोनों को जो है अपने जीवन साथी का फैसला खुद लेना चाहिए, ना कि उनके माता पिता दहेज के आधार पर उनके जीवन साथी का चयन करें। तो इस प्रकार से जो है वर और कन्या अपने निर्णय के अनुसार जीवन साथी का फैसला करने से दहेज को जो है रोक मिलता है। अगला देखते हैं पांचवा, जो कि आखिरी है, दहेज प्रथा को रोकने या समाप्त करने के लिए दहेज विरोधी अधिनियमों को और भी अधिक कठोर बनाना चाहिए, जिससे लोगों में एक सकारात्मक संदेश जाए। तो यहाँ पे जो दहेज प्रथा से जो नियम है और अधिनियम है उनको जो है और कठोर बना देना चाहिए, जिससे कि दहेज लेने और देने वालों को और कठोर सजा मिले और समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, जिससे कि लोग दहेज के पीछे ना भागें और दहेज ना लें और ना ही दें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दहेज प्रथा की समाप्ति के उपाय, 5 उपाय मैंने दिए हैं आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को याद करके जाएंगे तो अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसे लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।